दोस्तों नमस्कार। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि रुपया अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। आज से पहले कभी रुपया 90 पार नहीं किया था, लेकिन जब से रुपए ने 90 पार किया है तब से इसके ऊपर काफी गंभीर चर्चा हर क्षेत्र में शुरू हो गई है। क्योंकि 90 का जो आंकड़ा है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। लोगों को लग रहा था कि जो भी सरकार प्रयास कर रही है, रुपए और ज्यादा डिवैल्यू नहीं होगा और 90 पार नहीं होगा। अगर आप इस चैनल को लगातार देख रहे हैं तो मैंने कहा था मार्च तक रुपया 92 तक पहुंच सकता है। अब उस समय बहुत लोगों ने कहा था कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मोदी सरकार है, हम सब कंट्रोल कर लेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा। सब अच्छे विचार थे, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें हकीकत को भी देखना चाहिए। जो बाजार की ताकतें हैं ना दोस्तों, वो किसी पॉलिटिशियन के अधीन नहीं होती। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। ट्रंप साहब ने बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाए। यूरोपियन यूनियन ने बहुत कोशिश करी, कुछ नहीं कर पाए। चाइना ने बहुत कोशिश करी कि जीडीपी कम ना हो, कुछ नहीं कर पाए। भारत ने बहुत कोशिश करी कि जीडीपी बढ़ती रहे और रुपया डिवैल्यू ना हो, हम भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखे। हकीकत यह है कि बाजार अपने ढंग से काम करता है। अगर हम कोशिश करें कि बाजार को मैनेज कर लें या मैनिपुलेट कर लें, ये वही हो सकता है जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट से इंटीग्रेटेड हैं और आप पूरी दुनिया में कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आपको जो सही तरीके हैं वही अपनाने होंगे। नहीं तो बाजार में, जिसको कहा जाता है ना, सच्चाई छुपती नहीं है। मार्केट इज वेरी रूथलेस। आपने गलत काम किया, उसका खामियाजा आपको उठाना ही पड़ेगा। थोड़े समय के लिए आप बैलेंस शीट मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ आप थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन सूनर और लेटर सारे घोटाले, सारे घपले, सारी पॉलिसीज, कौन सी सही है कौन सी गलत, सब कुछ सामने आ जाता है। ये है जो बाजार है उसकी खूबसूरती। इसीलिए हमें बाजार को समझना चाहिए और बाजार को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम कितने भी पावरफुल हो जाएं, हम बाजार से छोटे ही रहेंगे, क्योंकि बाजार एक कलेक्टिव विजडम होता है। जिसको हम बाजार कहते हैं ना, वहां हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऑपरेट करते हैं। सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी क्षमताएं लगाते हैं, और जो बाजार का निर्णय होता है वो कलेक्टिव विजडम होता है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर वो ये चाहे कि मैं बाजार के कलेक्टिव विजडम को डिफाई करके अपने हिसाब से बाजार को मोड़ दूं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं और ना ही आगे हो पाएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसीलिए मैं भारत के राजनेताओं से ये कहता हूं कि आप सुबह शाम पॉलिटिकल बातें करते हैं, हमारा मीडिया भी सुबह शाम पॉलिटिकल बातें करता है, अच्छा लगता है। गॉसिप सबको अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ना, ये रिजल्ट मांगती है। आप जो निर्णय ले रहे हैं, इकोनॉमिक निर्णय, उसके पीछे आधार होना चाहिए, उसके पीछे आंकड़े होने चाहिए। जब आपके पास आंकड़े नहीं होते, आधार नहीं होते, तो आप हर चीज को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे ओपिनियन काम करती है, वहां पे फैक्ट्स की जरूरत नहीं होती। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए फैक्ट्स लेके आता हूं, आज भी लाया हूं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, याद करिए 2013 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव था। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता के लिए प्रयास कर रही थी, और उस समय इकोनॉमिक मुद्दे काफी हद तक छाए हुए थे, क्योंकि बीजेपी को यह कहा जाता है कि यह व्यापारियों की पार्टी है। तो व्यापारियों की पार्टी है तो ऑब्वियसली फोकस इकोनॉमी पे होना लाजमी था। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो बीजेपी ये कहा करती थी
कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है वो भारत के प्रधानमंत्री की उम्र को पार कर देगा। और एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था, जो बीजेपी के नेता थे। उन्होंने कहा था कि द वर्थ ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर वाज इक्विवेलेंट टू राहुल गांधी's age when UPA came to power. Today it is at par with Sonia Gandhi's age and very soon it will touch Manmohan Singh ji's age. पॉलिटिकल स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। आज रुपया 90 पार कर गया है। रविशंकर जी से पूछना मैं चाहूंगा कि आज किसकी एज को टच करने जा रहा है? कौन से ऐसे नेता हैं भारत में जो 90 के पार हैं और रुपया उस तरफ बढ़ रहा है? ये बात समझनी होगी। मेरा कोई राजनीतिक सटायर का मुद्दा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट जब हम इकोनॉमी के संदर्भ में देते हैं तो दैट हैज टू बी बैक्ड बाय एक्शन प्लान, जो मिसिंग है। इसीलिए आज जो डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, इतनी तेजी से रुपया गिरा क्यों? पहली बात, 2025 में 5% रुपया गिर चुका है। अब आप समझिए 5% का मतलब क्या होता है। आप बहुत सारी कंपनियों की स्टॉक मार्केट में बैलेंस शीट उठा के देखिए, उनका जो नेट प्रॉफिट है ना वो 5% भी नहीं। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी कंपनियां अगर 5% अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं तो बहुत सारी कंपनियां घाटे में आ जाएंगी। ये मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियों की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 से 4% है। 5% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इस बात को हमें समझना होगा। और जब बात आ रही है कि क्यों रुपया गिरा, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इस साल जो विदेशी निवेशक थे वो भारत से निकालकर अमेरिका ले गए, या जहां पे उनको लगा कि सेफ्टी ज्यादा है वो वहां ले गए। हम अपने देश को कितना भी सेफ बोलें, हकीकत यह है कि निवेशक कहता है कि यहां रिस्क है। अब ये बात समझनी होगी कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो सरकार है, वो कहती है कि हमारे यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, तो फिर ये विदेशी लोग क्यों निकाल के जा रहे हैं? इनका तो अपना पैसा है, तो ये सेफ में क्यों नहीं रखना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है कि हम जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें फर्क क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत एक रिस्की इन्वेस्टमेंट एरिया है। उसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड विवाद हो या भारत की जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन अगर हम देखें तो आयात भी जिस तरह से बढ़ रहा है उससे भी लोग चिंतित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेक इन इंडिया का सक्सेस होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ है। जिस तरह से हमारी इंस्टीट्यूशंस और कंपनियों को काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होना चाहिए था, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट्स इंप्रूव होना चाहिए था, उस रफ्तार से वो नहीं हुआ है। हम कागजों में कुछ भी लिखें, बैलेंस शीट में हम कुछ भी लिखें, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टर है ना उसको लगता है भारत में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अपने निकाल के वो कहीं और ले गए। इसका असर क्या हुआ? अगर हम ध्यान से देखें, ये तो आंकड़ा था जो रिटेल मार्केट, अब मैन्युफैक्चरिंग की देखते हैं। अक्टूबर के अंदर 41.68 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट हमने करीब 42 बिलियन डॉलर का एक महीने में ज्यादा किया। अगर हम इसको 12 महीने को मान लें कि ये फेस्टिवल टाइम था, शायद उस समय इंपोर्ट ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि त्योहारों में माल बेचने के लिए लोगों ने खूब इंपोर्ट किया होगा। अब सवाल इस बात का है कि त्योहार भारत का है, आयात क्यों हो रहा है? भारत की कंपनियां क्यों नहीं बना पाई? क्या इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट अक्टूबर में इतने ज्यादा आए जिसका भारत उत्पादन नहीं कर सकता था? और एक चीज जो मुझे लगती है वो है गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के रेट जिस तरह से बढ़े थे और हम लोगों ने भारत के अंदर ईटीएफ के अंदर गोल्ड सिल्वर के रेट बढ़ते देखे थे। आरबीआई ने गोल्ड खरीदा होगा, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने गोल्ड खरीदा होगा, क्योंकि जब आपको इकोनॉमी पे भरोसा नहीं हो रहा होता तब आप सेफ हेवन ढूंढते हैं और वो है गोल्ड। तो इसका मुझे लगता है एक एनालिसिस होना चाहिए कि अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ और भारत उस चैलेंज को क्यों नहीं पूरा कर पाया। ये बहुत कुछ सिखाएगा। इसके अलावा
अगर हम देखें तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो करीब 12% गिरा है अक्टूबर के महीने में। पिछले साल जितना हमने एक्सपोर्ट किया था अक्टूबर में, इस साल वो गिरा। इसका मतलब क्या है? एक तरफ अमेरिका का टैरिफ, निश्चित रूप से उसका असर होगा, इसमें मैं कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन हम नया बाजार ढूंढने में फेल हो गए। इसका मतलब यह है कि फरवरी मार्च, ये तो 2 अप्रैल को लगे थे ना टैरिफ, आज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने में हम नया बाजार नहीं ढूंढ पाए कि अमेरिका का जो लॉस है हम उसको कंपनसेट कर सकें। इसका मतलब यह है कि या तो हमारे प्रोडक्ट तैयार नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको चीन से मुकाबला करना है, हम क्वालिटी और रेट नहीं दे पा रहे हैं, या हम समझौता करने में कोई ना कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों, हम आंकड़ों की बात करें तो प्रेशर दिखता है करेंसी में, ट्रेड में और कैपिटल फ्लो में। तीनों जगह पे भारत पे प्रेशर है, इसीलिए रुपया तेजी से गिरा है। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे कमेंट में लिखा था, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि रुपया 100 कब पहुंचेगा, तब दोस्तों ने कहा था कि इसको थोड़ा और विस्तार से समझाइए, इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा आपको शायद लंबा लगे। कुल मिला के करेंसी, ट्रेड और कैपिटल फ्लो अगर भारत के फेवर में नहीं है तो करेंसी बहुत तेजी से गिरेगी, ये बात हमें समझना चाहिए। और कारण उसका बिल्कुल क्लियर है कि जो फॉरेन कैपिटल है वो तब निकलता है जब सेंटीमेंट्स वीक होते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। ट्रेड डेफिसिट है, इसीलिए हमारे यहाँ पे करेंसी गिर रही है। इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो आज हम $225 बिलियन के आसपास हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी को देखें, जो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम आता है, रॉ मटेरियल, वो करीब $90 बिलियन के आसपास। और इतना ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम मोबाइल फोन या बाकी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम भारत में नहीं बना पा रहे हैं, वो भी करीब 80 से 90 बिलियन के आसपास। इसका मतलब यह है कि करीब $400 बिलियन तो सिर्फ 3 कमोडिटीज ले लेती। हमारा टोटल इंपोर्ट है करीब $720-725 बिलियन। उसमें से $400 बिलियन तो सिर्फ 3 कमोडिटीज लेती, या 3 सेक्टर लेते हैं, एनर्जी, गोल्ड मींस जेम्स एंड ज्वेलरी कैटेगरी, और तीसरा जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब भारत को यह सोचना होगा कि हम एनर्जी आत्मनिर्भरता कितनी तेजी से प्राप्त करें ताकि हमारी डॉलर की डिमांड कम हो, और दूसरी तरफ जो हमारी जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उसको हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ तो मिनरल है जो हमारे पास नहीं है। और तीसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए R&D चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए स्किल चाहिए, और उसके लिए करप्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। क्या हम दे पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारी स्थिति यह है कि हमारे यहां से डॉलर बाहर जा रहा है और वो हमारे को रिफ्लेक्ट हो रहा है गिरते हुए रुपए की वैल्यू के रूप में। अब रियल टाइम एग्जांपल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर $1 बिलियन का प्रोडक्ट है, अगर 90 रुपए था तो हो गया 9,000 करोड़ रुपए। यही चीज अगर 85 होती तो ये होता 8,500 करोड़ रुपए। जस्ट बिकॉज बिलियन, 1 बिलियन वही का वही है, लेकिन रुपया डाउन हो गया, इसलिए आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। अगर आपने $1 बिलियन विदेश से उधार लिया था, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकार, 1 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। इस बात को आपको समझना होगा। अब रही बात इसके अंदर कंपनी की फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, जैसा मैंने कहा कि हमारा जब डेट बिकम्स जो एक्सपेंसिव, क्योंकि अब हमें 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो भारत के ऊपर बोझ बढ़ेगा। जो हमारा टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है वो पैसा जो डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, अब वो विदेशी सरकारों को या संस्थाओं को हमें ब्याज के रूप में वापस देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का असर दिखेगा, नेगेटिव असर दिखेगा। और आने वाला जो फरवरी का बजट है उसको ध्यान से देखिएगा, वहां पे आपको 2 आंकड़े देखने होंगे। एक तो भारत का इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बढ़ा है और दूसरा फॉरेन डेट कितना है।
अगर पिछले 5 सालों में या 10 सालों में या 20 सालों में आंकड़ा बढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि सरकारें इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं पा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और लोकल टैक्स बढ़ाना पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये स्थिति आज हमारे सामने है। एक्सपोर्टर्स को जरूर कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि जहां $1 के मुकाबले वो 85 रुपए कमाते थे, अब 90 रुपए कमाएंगे। लेकिन अगर हम सम टोटल की बात करें तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। और दूसरी बात, जब हमारा इंपोर्ट महंगा होगा तो जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें हर चीज महंगी होगी। इसको भी हमें समझना होगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है मोबाइल फोन महंगे हो सकता है बाकी गैजेट्स और महंगे हो जाएं जो आयात हो। अब सरकार को करना क्या चाहिए, हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई और गवर्नमेंट को बार बार ये एश्योर करना पड़ेगा जनता को कि सब कुछ ठीक है और हमारी पॉलिसीज बदल रही हैं जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होंगी। जब तक ये एश्योरेंस नहीं आएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जाएंगे और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो अपना इंपोर्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया में जिस तरह की दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन में करप्शन का रोल है, मैं बार बार इस मुद्दे को कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ करना चाहिए, मोदी साहब को कुछ करना चाहिए। ग्राउंड लेवल की करप्शन कैसे खत्म हो। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जितने इंस्पेक्टर्स हैं, जितने अधिकारी हैं, आज आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, आम आदमी खासकर छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। इस इंस्पेक्टर राज से बचने के लिए वो हिंदुस्तान में नहीं बनाता है और आयात करता है। ये बात हमें समझनी हो। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसका हमें बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ताकि जो वॉलेटिलिटी है हम उसको स्टेबलाइज कर सकें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर जरूरत पड़े तो हमें स्पेशल विंडोज बनानी पड़ेंगी, स्पेशल सेक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वहां पे उनको इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति हो और भारत में इन्वेस्टमेंट तेजी से हो। यह करना बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज पहले आप कह तो देंगे कि आप आइए, और जब वो इन्वेस्टर आ जाता है और जिस तरह की उसको दिक्कतें होती हैं फिर वो भाग जाते हैं या उनका प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है। स्लो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे डॉलर आना स्लो हो गया, और जितना स्लो होगा उतना उनको महंगा पड़ता है और वो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो भारत सरकार को अपने डिसीजन मेकिंग और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रफ्तार कैसे लाई जाए, इस पे काम करना बहुत जरूरी होगा। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा, इसके लिए क्वालिटी, स्किल, R&D सबकी जरूरत है। हमारी ज्यादातर कंपनियां ब्रांडेड कमोडिटीज में है। कमोडिटीज का धंधा है, सिर्फ उस पर एक स्टिकर, लेबल या पैकिंग लगा दी जाती है और उसको प्रोडक्ट करके बेच दिया जाता है। उस प्रोडक्ट में मार्जिन होता है मुश्किल से 2%, प्लस माइनस 1 to 3%। अब उससे आप क्या R&D करोगे? जरा भी आपका इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ, आप बाजार से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि हमारा जो कमोडिटी माइंडसेट है हमें उससे बाहर निकलना होगा। सरकार को ये देखना होगा कि हर सेक्टर में हम प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ जो उसमें वैल्यू एडिशन है वो कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए जो सुविधाएं हैं वो क्रिएट करें। आप सिर्फ पॉलिसी बना के कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने बना दी और सब ठीक हो जाएगा, वहां पे भी फिर वो BA MA और नॉन टेक्निकल स्किल के लोग ही आएंगे जो बाद में नौकरी ढूंढेंगे, और इंडस्ट्री को आज मैन पावर नहीं मिल रहा है, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। आप इंडस्ट्रीज को देखिए, बहुत दिक्कतें हैं। स्टेबल पॉलिसी, हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेड डील और बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक पॉलिसी स्टेबल है, लेकिन वो पॉलिसी रिजल्ट नहीं दे रही। कुछ एक क्षेत्र में हमने जरूर PLIs बनाई जिसका फायदा मिला, लेकिन वो पूरे क्षेत्र को या पूरी इकोनॉमी को सुधारने के लिए काफी नहीं। तो सरकार को और एग्रेसिव स्टैंड उठाने होंगे। रही बात बॉन्ड्स की, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बॉन्ड जरूरी है। इस समय अमेरिका भी बॉन्ड इशू करने से डर रहा है क्योंकि रेट्स काफी ज्यादा है। बॉन्ड के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है।
लॉन्ग टर्म बॉन्ड कोई सब्सक्राइब करने को तैयार नहीं। पता नहीं 10 साल 20 साल 30 साल बाद ये कंपनियां टिकेंगी भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा है हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड। हम कुछ भी बोल लें कि हमारे बड़े बड़े नाम हमारे बोर्ड पे बैठे हैं, इन्वेस्टर को भरोसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने बड़े घोटाले हुए जिन कंपनियों में, आप उनका बोर्ड उठा के देख लीजिए, उन सब में बड़े बड़े नाम थे। फिर घोटाले क्यों हुए? इसीलिए लोगों को भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भरोसा कम है। और फैमिली गवर्न में तो ये पता रहता है कि भाई बैलेंस शीट मैनिपुलेट होगी या फैमिली में डिवाइड होगा, बंटवारा होगा, टूट फूट होगी, कंपनियां डूबेंगी, इन्वेस्टर दूर रहना चाहता है। यही कारण है कि भारत का स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा है, क्योंकि गिनी चुनी कंपनियां हैं, लोग उन्हीं में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना नया कैपिटल आ रहा है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की तरह से वो उन्हीं कंपनियों में जा रहा है, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इस बात को आप समझिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियां कम है, कैश फ्लो मार्केट में ज्यादा है, उसका असर इन्फ्लेशन, जो स्टॉक प्राइसेस है जो बढ़ता जा रहा है, वो हमें वहां दिख रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों हम क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि 90 जो है वो सरप्राइज मेरे लिए तो नहीं है। मैंने तो कहा है मार्च तक ये 92 भी पहुंच सकता है, देखते जाइए। अभी जैसे जैसे साल करीब आएगा, फाइनेंशियल ईयर, सरकार को जो बचे हुए प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, और पैसा रिलीज होगा, और पैसा कहां से आएगा? या तो मार्केट से उठाया जाएगा या कहीं और से, डेट और बढ़ेगा, खर्चे और बढ़ेंगे, डेफिसिट बढ़ेगा। मेजर कैपिटल आउटफ्लो, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, दोनों में डॉलर की, यहां पे डॉलर बाहर जा रहा है, यहां जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, इनफैक्ट यहां भी कंज्यूम हो रहा है। वीक एक्सपोर्ट्स, राइजिंग इंपोर्ट बिल्स एंड हेजिंग डिमांड। जो रेगुलर बायर्स हैं, जैसे पेट्रोल कंपनियां हैं, ज्वेलर्स हैं, मिनरल इंपोर्टर्स हैं, इनको तो रेगुलर रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये डॉलर को इसलिए डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ताकि वो हेज कर सके अपने रॉ मटेरियल की परचेस, ताकि रॉ मटेरियल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अनसर्टेनिटी है, बढ़ ना जाए। इसीलिए डिमांड डॉलर की और बढ़ रही है। ये सारी चीजें अगर हम देखें, ये इरिवर्सिबल नहीं है। आप इनको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पॉलिसीज चाहिए, और पॉलिसीज चाहिए क्रेडिबल, कोऑर्डिनेटेड एंड डेटा बैक्ड एक्शन, फ्रॉम फॉरेक्स इंटरवेंशन टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेबलाइजेशन। इट इज पॉसिबल कि आपको बाजार का कॉन्फिडेंस विन करना है। जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है, इससे एक चीज तो पता लग रही है कि व्यापारी वर्ग को भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी एनवायरनमेंट पे भरोसा टूट रहा है या नहीं रहा है। अब ये काम कोई बैंकर नहीं कर सकता, ये काम आरबीआई को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिलकर करना होगा, और सरकार को जगाना होगा कि और देर करी तो और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि रुपए का जो गिरावट है इसको हम रोक सकें? मेरा तो ये मानना है कि मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, रुपए 92 के आसपास या आगे भी जा सकता है, मेरा असेसमेंट। आपका क्या है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस गंभीर मुद्दे पे आपस में चर्चा करिए। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।